गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल खंड पढ़ेंगे। लेसन 1 मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन। इस अध्याय में हम मानचित्र से संबंधित और मानचित्र का अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। सोचे दुनिया का मानचित्र नहीं होता तो इससे आपके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता। तो ये सोचिए कि अगर दुनिया में अगर मानचित्र नहीं होता तो आपके जीवन पर इसका क्या फ़र्क पड़ता, क्या असर होता। दुलीचंद व सुशीला का घर आसपास है। एक दिन घर के नाले पर पानी निकालने को लेकर के दोनों में कहासुनी हुई। विवाद के निपटारे के लिए पटवारी को बुलवाया गया। पटवारी ने विवाद को किस प्रकार निपटाया होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, आप भी बेसिकली ये सब चीज़ों को सोच सकते हैं कि यहाँ क्या है, ज़मीन से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हो रहे थे तो उस स्थिति में क्या होने लगी कि जब विवाद को निपटाने उसे हल करने के लिए उन्होंने पटवारी को बुलवाया और इस विवाद को वो किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से जो मानचित्रण है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हमें जो दिशा का ज्ञात होता है वो कैसे पता चलता है, कैसे उसे किया जा सकता है, इसके संबंध में हम देखेंगे। किसी भी मानचित्र में दिशा, पैमाना व संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, अगर मानचित्र का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, पैमाने का, और साथ ही साथ संकेत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मानचित्र के बारे में जाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे दिशा। आपसे पूछा जाए कि पूर्व दिशा किस ओर होगी तो आपका जवाब सूर्योदय होने की दिशा की ओर संकेत से होगा। ये आप सभी भी जानते हैं कि जो दिशा जो सूर्य उदय किस ओर होता है, तो आप इसे अच्छे से आप संकेत करके इसे बतला सकते हैं। किसी एक दिशा के पता होने पर शेष तीनों प्रमुख दिशाओं को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमें कोई एक दिशा अगर पता हो जाए तो हम बाकी जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाकी जो हमारे पास जो 3 बचेंगे उन दिशाओं का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। सभी जानते हैं कि मूल दिशाएं 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इस तरीके से हम सभी को बेसिकली हम सभी को ही जानते हैं। अब आगे देखेंगे, यदि हम सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो सामने की ओर कौन से होंगे, पूर्व दिशा, तथा पीठ की ओर कौन सी होंगी, पश्चिम दिशा। बाएं और हाथ की ओर उत्तर तथा दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी। इन चारों दिशाओं के मध्य बिंदु को पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाएं कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सूर्य के सामने भी खड़े होकर के हम इसे आसानी से जो दिशाओं का ज्ञान है उसे जो दिशाएं होंगी उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, दिए गए चित्रानुसार उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है दिशाएं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे हमें और भी कुछ जानकारी मिलेंगी, जिसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि पूर्व और दक्षिण की जो दिशाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, दक्षिण पूर्व दिशाएं कहलाएंगी। तो इसी तरीके से हम चारों दिशाओं के बारे में भी जान सकते हैं कि किस तरीके से जो 2 दिशाओं के बीच की जो दिशा होगी उसे किस नाम से हम या किस तरीके से हम जान सकते हैं। तो उसे यहाँ हम चित्रों की मदद से यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करेंगे। दिए गए चित्रानुसार उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहा गया है। उत्तर और पूर्व, तो हमारा उत्तर दिशा कहाँ है, इधर है उत्तर, और कहा गया है पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व कहलाएगी। अब आगे देखते हैं, दक्षिण कहा गया है, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की जो दिशा होगी वो क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व। अब आगे देखते हैं, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और कहा गया है दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होगी क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व। उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर, क्या होगा यहाँ पे, उत्तर कहा गया है उत्तर और उत्तर पश्चिम की, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा होगी। इस तरीके से हमें क्या पता चला, दिशाओं का ज्ञात हुआ कि किस तरीके से जब 2 दिशाओं के उसकी जो बीच की दिशा होती है उसे हम किस तरीके से हम समझ सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। किसी भी दिशा को बारीक रूप से व सही सही कोण के माध्यम से बताया जाता है। दिक्सूचक यंत्र पर 360 अंश के कोण बने होते हैं। आप इसे क्या है जो दिक्सूचक यंत्र के माध्यम से उसमें हम देख सकते हैं कि जो कोण क्या है 360 अंश के कोण बनते हैं। किसी भी जगह की बारीक रूप से दिशा जानने के लिए उत्तर दिशा को 0 अंश मानते हुए उस जगह का कोण क्या करते हैं, निकालते हैं। जो किसको कहा गया है, उत्तर दिशा को कोण से 0 अंश मानते हुए हम क्या करते हैं, उस जगह का कोण निकालते हैं। ये सभी कोण उत्तर से दक्षिण घड़ी की सुई की दिशा में दिशा क्या करते हैं, नापते हैं। चित्र कहा गया है 1.2 के अनुसार आधार बिंदु से कहा गया, आधार बिंदु से जगह क्या है 29 डिग्री और कहा गया है, कहाँ है आपका नीचे, की जगह 186 डिग्री तथा जगह कितना होगा 284 डिग्री पर है। तो इस तरीके से हमें क्या हुआ, जो दिक विभाजन है, दिशाओं का जो विभाजन है वो किस तरीके से यहाँ पे निकाला जा सकता है उसके बारे में बतलाया गया है। अब आगे देखते हैं। अक्सर हवाई जहाज़ के पायलट जहाज़ को रनवे पर उतारते समय जहाज़ को पट्टी की सीध में रखने के लिए दिक्सूचक यंत्र में दिए गए कोण की मदद लेते हैं। ये अक्सर को जो हवाई जहाज़ के जो पायलट हैं वो क्या कहते हैं, जब उस रनवे पर उनको उतारना होता है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हवाई जहाज़ को पट्टी की जो को सीध में रखने के लिए, उसकी सिधाई पर रखने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, दिक्सूचक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे क्या हो सकती है, जब वो हवाई जहाज़ को जब नीचे उतारने में उनको क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इस तरीके से हवाई जहाज़ में किसका यंत्र जब उसे रनवे पर उतारना होता है तो दिक्सूचक यंत्र की मदद से ली जाती है। किसी नई जगह की दिशा कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त, ध्रुव तारे तथा चुंबकीय सुई की सहायता लेनी होगी। अगर हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं और हमें दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है तो उस स्थिति में हम जो दिशाओं का कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सूर्योदय के माध्यम से भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के माध्यम से भी। रात में जो ध्रुव तारे जो कि हमेशा कौन सी दिशा में होते हैं, उत्तर दिशा की ओर होते हैं, तथा साथ ही क्या है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चुंबकीय सुई की मदद से, जो कि चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। तो इन सारी चीज़ों की हम सहायता लेनी पड़ेगी या लेने की आवश्यकता होती है। ध्रुव तारा हमेशा भौगोलिक उत्तर दिशा बताता है। जो क्या है, ध्रुव तारा हमेशा क्या है, भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, क्योंकि यह सदैव 90 अंश उत्तरी अक्षांश के कोण पर है। भौगोलिक उत्तर को वास्तविक उत्तर भी कहते हैं। जो भौगोलिक उत्तर है उसे किस नाम से जाना जाता है, वास्तविक उत्तर भी इसे कहा जाता है, तथा इसी के आधार पर मानचित्र बनाए जाते हैं। किसके आधार पर, भौगोलिक उत्तर को वास्तविक दिशा, जो कि क्या है, हमेशा जो सदैव कौन से 90 अंश उत्तरी अक्षांश के कोण पर होते हैं, और इसी के आधार पर क्या बनाए जाते हैं, मानचित्र तैयार किए जाते हैं। भौगोलिक उत्तर के विपरीत कौन सी होगी, भौगोलिक उत्तर के उसके विपरीत दक्षिण है। भौगोलिक उत्तर के अलावा एक और उत्तर होता है जिसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इसके जो नाम है इनको और भी नामों से भी जाना जाता है। जो भौगोलिक उत्तर के अलावा कहा गया है एक और उत्तर होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, चुंबकीय उत्तर कहते हैं। यहाँ आगे देखते हैं, चुंबकीय सुई हमेशा चुंबक के उत्तर की ओर इंगित करती है। जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा किस ओर इंगित करती है, उत्तर की ओर इंगित करती है। पृथ्वी एक कैसा है, शक्तिशाली चुंबक है। ये हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी एक कैसा है, शक्तिशाली चुंबक है। इसके बीच के भाग जो क्या है, कोर में निकल और क्या है, फेरम लोहा की क्या होती है, प्रधानता होती है। किसमें, बीच के भागों में, जिसमें निकल और फेरम, जिसको भाग जो है कोर में कहा गया है, निकल और फेरम की प्रधानता होती है। चुंबकीय उत्तर ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव का स्थान कैसा होता है, बदलता रहता है, जबकि कहा गया है वास्तविक उत्तर व दक्षिण ध्रुव का नहीं कहा गया है। जो
कि क्या है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का स्थान कैसा होता है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जबकि ये कहा गया जो वास्तविक उत्तर और दक्षिण जो ध्रुव है का नहीं, वो हमेशा उत्तर के उत्तर ही रहेंगे और जो दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण ध्रुव में ही रहेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, जानने के मिला हम लोगों को कि किस तरीके से जो चुंबकीय उत्तर दिशा की सुई जो होती है वो हमेशा क्या है, उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। और साथ ही साथ इन सब कहना चाहिए जो वास्तविक उत्तरी व ध्रुव का जो स्थान है वो परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे देखेंगे नक्शे में दिशा, किस तरीके से हमें नक्शे में जो दिशा है उनका पता कैसे लगाया जा सकता है, कौन सी राज्य की ओर कौन से राज्य हैं वो कौन सी दिशा में है, इसके बारे में हम यहाँ पे हमें समझने को मिल सकती है। आगे देखते हैं, यदि आप मानचित्र की तरफ मुँह करके खड़े हों तो क्या है, उत्तर दिशा किस ओर होगी, ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर, पूर्व दिशा आपके दाएं ओर तथा पश्चिम दिशा क्या है, बाईं ओर होती है। ये आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। आप इसे मानचित्र के नीचे आप जब खड़े होंगे तो उत्तर दिशा कैसी होगी, आपके ठीक ऊपर होगी, दक्षिण दिशा ठीक नीचे होगी और पूर्व दिशा बाईं ओर और दाईं ओर और पश्चिम दिशा हमेशा आपकी बाईं ओर होती है। वास्तव में दिशा कैसी होती है, सापेक्षित होती है। सापेक्षित का मतलब होता है एक दूसरे के संदर्भ में, जैसे कि कहा गया है जगदलपुर रायपुर के किस दिशा में है, तो क्या है, जो जगदलपुर है वो रायपुर के किस दिशा में है, ये यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे के कैसे हैं, सापेक्षिक हैं। तो इस तरीके से हम मानचित्र की मदद से यहाँ कर सकते हैं। मानचित्र को वास्तविक दिशा में रखकर पढ़ने की क्रिया को ओरिएंटेशन कहते हैं। अतः आप भारत के दीवार मानचित्र को जमीन पर रखकर ओरिएंट वास्तविक दिशा के अनुसार करते हुए नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के हल बताएं कहा गया है। यहाँ पे आगे पेज में आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आप 1 बाय 1 करके इसे कैसे कर सकते हैं, दिशाओं के अनुसार इसकी मदद ले करके आप कौन से दिशा में कौन से राज्य हैं, किस दिशा की ओर कौन से राज्य पढ़ेंगे, तो ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसे बुक की मदद से सहायता ले करके जो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हल करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश राजस्थान के किस दिशा में कहा गया है, तो यहाँ पे आंसर होंगे उत्तर पूर्व दिशा में क्या है होंगे। हिमाचल प्रदेश राजस्थान के कहा गया है किस दिशा में, तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इस तरीके से आप लोग बाकी जो दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। अब आगे देखते हैं पैमाना। मानचित्र पृथ्वी को छोटे आकार में कागज पर प्रदर्शित करता है। पैमाना क्या है, ये मानचित्र है। मानचित्र पृथ्वी को छोटे आकार में प्रदर्शित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बनी रहे, इसके लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। जो जैसे कि इसका एक परिभाषा है कि जमीन पर रखे हुए दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी को दूरी बने रखने के लिए इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है या पैमाने का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो पैमाना क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई है जिसे हम जो बहुत लंबे किलोमीटर जो दूरी होती है उसे हम छोटी इकाई में दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पैमाना मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का क्या होता है, अनुपात होता है। हमें मानचित्र पर यही दूरी माननी पड़ती है क्योंकि ये छोटी इकाई होती है और हम जैसे जो कहना चाहिए जो पृथ्वी है उसे हम कागज़ पर हम पूरी तरह उसे प्रदर्शित करना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसे जब दो स्थानों की वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है उसे हम मान करके लेकर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में यह दूरी मीट्रिक प्रणाली में लिखनी होती है। इसके लिए हमेशा इकाई का एक अंक लिया जाता है जो 1 सेंटीमीटर बताता है। इसमें इस्तेमाल करने के लिए क्या है, जो कि मीट्रिक प्रणाली के माध्यम
से की जाती है तो इसमें हमेशा क्या है, एक अंक जिसमें कि 1 सेंटीमीटर बताता है। धरातल की वास्तविक दूरी को भी इसी प्रणाली में इस इकाई के समान लिखा जाता है। तो इसी आधार पर क्या है, लिखा जाता है। आगे एग्जाम्पल बताए गए हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं आगे। पैमाना 2 नक्शों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये माने हुए रहते हैं। तो पैमाना जो कहा गया है कि 2 नक्शों में अलग अलग हो सकते हैं, किंतु एक ही मानचित्र में 2 पैमाने नहीं हो सकते। जो पैमाने का इस्तेमाल किया जाएगा, माना जाएगा, वो अगर एक मानचित्र में 2 पैमाने उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर आप स्कूल का नक्शा बनाते समय तय कर सकते हैं कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने मीटर को दर्शाएगा। यदि आपको उतने ही बड़े कागज पर बड़े शहर को नक्शा बनाना हो तो शायद पैमाना कैसा होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो हमें यहाँ क्या पैमाने में क्या लेना पड़ेगा, जो 1 सेंटीमीटर बराबर कहा गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहाँ जो दूरी है, जैसे पर किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे उस जगह पे, जो कि हमें कागज़ पर प्रदर्शित करने के लिए, बनाने के लिए सुविधा होगी। अब आगे देखेंगे, मानचित्र में पैमाने का उपयोग 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है कथनात्मक पैमाना, दूसरा है रेखीय पैमाना, तीसरा है प्रतिनिधि भिन्न तथा प्रदर्शक भिन्न। तो पहले नंबर के है उसे हम देखते हैं। पहला नंबर है कथनात्मक पैमाना। इस विधि में पैमाना शब्दों में लिखा होता है। उदाहरण स्वरूप 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 किलोमीटर। इसका मतलब है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे क्या लिया गया है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पैमाना होता है नक्शे में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, जो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की जो दूरी है हमने जो लिया है, वहाँ पे हम कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरीके से मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो धरातल पर क्या होगी, 10 किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित करती है। अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर रेखीय पैमाना। मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी नापने के लिए एक सीधी रेखा का उपयोग करते हैं। जब 2 स्थानों के जो बीच की दूरी को हमें नापने के लिए क्या है, सीधी रेखाओं का उपयोग करना होता है, जिस पर माप की इकाई लिखी होती है। ऐसे मापक को क्या कहते हैं, रेखीय पैमाना कहते हैं, जो लिखी होती है। यदि आपको पैमाने के आधार पर वास्तविक दूरी पता करनी हो तो अपने स्केल को मानचित्र पर बनाए गए रेखीय पैमाने पर रखकर दूरी ज्ञात करनी पड़ती है। इस पैमाने में दूरी दशमलव तक होती है। यदि पैमाना कहा गया है, एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 किलोमीटर है, तो आपको फिर सरल पैमाना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे ये निकालना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि हमने ऊपर में लिए कि जैसे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर कहा गया है, तो पैमाना हमने क्या लिया है, 5 सेंटीमीटर का लिया है। तो आप जब इसे इंगित करेंगे तो उसे आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 किलोमीटर लिया गया है, तो हमें जहाँ 10 जो किलोमीटर है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा, किसमें, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर प्रतिनिधि भिन्न। आजकल एटलस या अन्य नक्शों में यह पैमाना काफ़ी प्रचलन में है। यह बहुत आसान भी है। फिर भी किसी भी मानचित्र में यदि पैमाना इस प्रकार लिखा गया है, जैसे 1:10000, इसका अर्थ यह हुआ कि नक्शे में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो वास्तव में धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1,00,000 सेंटीमीटर होगी। हम जानते हैं कि 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 किलोमीटर होता है। अतः मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की वास्तविक दूरी क्या हो, 1 किलोमीटर बताती है।
इस पैमाने में मानचित्र की दूरी व धरातल की वास्तविक दूरी को एक ही इकाई में लिखा जाता है। पैमाना वास्तव में मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य दूरी तथा उन्हीं दोनों स्थानों के मध्य वास्तविक दूरी का क्या होता है, अनुपात होता है, जो कि दो स्थानों के बीच की, ये जो कि बार बार आप लोगों को यहाँ बताया गया बुक के माध्यम से भी कि पैमाने में क्या होता है, वास्तविक जो मानचित्र में जो हम जो लेते हैं वो क्या होती है, दो स्थानों के बीच की मध्य दूरी को, दोनों के बीच की जो मध्य स्थानों की जो मध्य वास्तविक दूरी को किसमें किया जाता है, दूरी का वहाँ अनुपात होता है। यदि मैदान पर दो स्थानों के मध्य दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है और मानचित्र पर यह दूरी कितनी है, मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है, तो इस मानचित्र का पैमाना क्या हो जाएगा, 2/20 बराबर कहा गया 1/10। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, होगा यहाँ पे 10 किलोमीटर होगा, तभी आपका जो कहना चाहिए 2 सेंटीमीटर का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर से धरातल की वास्तविक दूरी कितनी किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है, 10 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल के दिए गए हैं और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो उसे आप हल कर सकते हैं कि किस तरीके से ये होंगे। यहाँ पे आप लोगों को मानना होगा, जैसे कि यहाँ पे यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो पैमाने में हमने क्या लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के अनुसार मानचित्र पर दूरी कितनी होगी, ये आप लोगों को करना है। अब आगे देखते हैं संकेत। किसी भी मानचित्र में वस्तुओं के वास्तविक आकार जैसे घर, सड़क, रेल की पटरी, पेड़ आदि को दिखाना संभव नहीं होता। इसके लिए इन्हें चित्र, रंग, अक्षर, रेखा, छाया आदि से दर्शाया जाता है। इन संकेतों के उपयोग से कम जगह में अधिक जानकारियाँ दी जाती है, साथ ही इससे इनका अध्ययन किया जाना आसान होता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों में अलग अलग संकेतों का उपयोग होता है। तो यहाँ पे संकेत से हमें क्या पता चल रहा है कि जो संकेत होते हैं जो कि उसके वास्तविक आकार को लेना संभव नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम चित्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो रंगों का, या अक्षर, या फिर रेखा, या फिर छाया का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे अध्ययन के लिए, जगह की जानकारी के लिए हमें काफ़ी सुविधा होती है। तो इसके लिए कहा कि इन सब के अध्ययन, साथ ही इससे इनका अध्ययन किया जाना क्या होता है, आसान है। विभिन्न प्रकार के मानचित्र में अलग अलग संकेतों का उपयोग होता है। जो मानचित्र में जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के, उनमें अलग अलग संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि राजनीतिक हो गए, प्राकृतिक हो गए, भौगोलिक हो गए, तो उसी के आधार पर क्या है, अलग अलग संकेतों को जो बनाए होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आगे देखते हैं मानचित्र बनाने वाले के दृष्टिकोण के अनुसार मानचित्र पढ़ने वाले इसका अर्थ निकाले, इसलिए नक्शे में अध्ययन की दृष्टि से एकरूपता के लिए मानकीकृत संकेतों व पैमाने का उपयोग होता है। चूँकि अधिक मात्रा में नक्शे छपे जाते हैं, इसलिए भी इनकी मानकीकृत करने की आवश्यकता होती है, कहा गया है। मानचित्र बनाने के लिए जो भी अध्ययन करेगा मानचित्र का, तो उसके अर्थ निकालने में क्या होगा, एकरूपता होगी, मतलब लोग इसे आसानी से देख करके सरल इस्तेमाल संकेतों का किया जाए कि जिसका उपयोग लोग आसानी से समझ सकते हैं, कहा गया है। चूँकि अधिक मात्रा में नक्शे क्या होते हैं, छपे जाते हैं, इसलिए भी इसमें मानकीकृत मानों के द्वारा मानी की आवश्यकता होती है। मानचित्र के मानकीकरण में सरलीकरण करते हुए आम लोगों तक समझाने का प्रयास किया जाता है। जो मानचित्र बनी जाती है वो क्या है, लोगों को समझाने के लिए, लोग इसे सरल रूप में समझ सकें, जान सकें, इसके लिए लोगों को मतलब स्वयं से वो समझ सके, इसके लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है, लोग इसे समझ सकें आसानी से। विभिन्न प्राकृतिक और मानवरचित शिलाकृतियों को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है, कहा गया।
विभिन्न प्राकृतिक और मानव रचित, मानव के द्वारा रचित बने हुए स्थलाकृतियों को क्या कहा गया, प्रतीक चिन्हों, मतलब जो प्रतीक चिन्ह हैं उन चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रतीक चिन्ह पारंपरिक और कैसे होते हैं, मानकीकृत होते हैं। जो कुछ चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, पारंपरिक होते हैं। तो मतलब कहना चाहिए आगे हम उसको अच्छे से विस्तार से समझ सकते हैं कि कैसे जो पारंपरिक चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, मानकीकृत जो माने जाते हैं ऐसे को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं परंपरागत प्रतीक चिन्ह देखते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में मानचित्र के द्वारा समतल पटल पर दर्शाया जाता है। जैसा कि हम सभी को जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के जो पूरे भाग है उसे क्या है दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र में क्या किया जाता है, समतल, समतल मतलब जो समतल सपाट हो उस पटल पर उसे दिखाया जाता है। भूभाग सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता है। भूभाग के जो सभी विशेषताएं हैं, जो सभी जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको दर्शाने हेतु क्या है, मानचित्र के जो समतल पटल जो सपाट होती हैं ऐसे जगह पर उससे पर्याप्त स्थान क्या होता है, नहीं होता। इस हेतु क्या होता है, विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूढ़ चिन्हों या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो कहना चाहिए, जो ऐसे चिन्ह कहना चाहिए जिन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या फिर जो प्रतीक चिन्ह है उन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को उसे समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। प्रतीक चिन्ह मानचित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं कि कम स्थानों पर अधिक जानकारी, मतलब जो स्थान जो लेगा वो क्या है, कैसा कम स्थान पर वो अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्हों का उपयोग होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है, जब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के आधार पर देखा जाए तो क्या है, देशों में एक समान, एक जैसा क्या है प्रतीक चिन्ह जो सभी उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चिन्हों का उपयोग किया जाता है। एक समान प्रतीक चिन्ह होने का यह लाभ है कि मानचित्र की भाषा नहीं जानते हुए भी हम इन प्रतीक चिन्हों की सहायता से उन मानचित्र को अध्ययन कर सकते हैं। कुछ प्रतीक चिन्हों की जानकारी 1.4 में दी गई है। तो क्या है, इन जो मानचित्र में जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है तो उन प्रतीक चिन्हों से हमें क्या लाभ होता है कि जब हम उसकी भाषा नहीं जानते हैं लेकिन क्या है, जानते हुए भी हम उस प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हमें मानचित्र को देखने समझने में क्या मिलती है, सहायता मिल जाती है, हम उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आगे कुछ प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं उसे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं, जैसे कि रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। यहाँ जो चिन्ह दिखाए गए हैं इसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेल लाइन होती हैं, बड़ी लाइनें कैसे होती हैं, मीटर लाइनें कैसे होती हैं, रेलवे स्टेशन की लाइनें कैसे होती है, उनका चित्र यहाँ दिखाया गया है। आगे देखते हैं सड़कें, पक्की और कच्ची। ये पक्की सड़कें और कच्ची सड़कों को प्रदर्शित किया गया है। सीमा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। किस तरीके से यहाँ पे चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल का दिखाया गया है। किस तरीके से यहाँ अलग अलग चिन्ह बने गए हैं। आप देख सकते हैं कि नदी, कुआं, तालाब हो गए, नहर हो गए, पुल का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद। तो इस तरीके से उसके लिए चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जैसे कि PO, PTO और PS का इस्तेमाल किया गया है। आगे है बस्ती, कब्रिस्तान। तो बस्ती के लिए इस तरीके के चिन्ह बनाए गए हैं और कब्रिस्तान के लिए इस तरीके के। पेड़ और घास का दिखाया गया, तो यहाँ पेड़ के चिन्ह और इधर घासों के चिन्ह बनाएंगे। तो इन चिन्हों को हम देखकर भी हम समझ सकते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह हैं वो क्या होते हैं, देख करके ही हमें क्या है, आसानी से हम इसकी जो भाषा है उसे हम समझ सकते हैं। मानचित्र की जो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाए, देख करके हम इसे मानचित्र में अगर बने रहे हैं तो हम उसे देख करके समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ पे 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन जो क्वेश्चनों को आप मानचित्र को देखिए और कौन से दिशा में कौन से राज्य पढ़ेंगे, कौन से देश पढ़ेंगे, किस दिशा में होंगे, 1 से 11 तक के ये आप लोगों को होमवर्क करने हैं। साथ ही साथ
यहाँ पे दिए गए हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे कथनात्मक पैमाने में आपको बदलना है, आपको पूरा हल नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें आप लोगों को हल करना है कि किस तरीके से पैमाने यहाँ पे लिए गए हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर का लिया गया, तो उसी के आधार पर बाकी जो दिए गए हैं उनके हल करने हैं आप लोगों का। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।